दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री 2.5 में। दोस्तों घटनाचक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर का मैगजीन पब्लिश्ड हो गया है, जो टू द पॉइंट करंट इसमें कवर किए गए रहते हैं। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया होता है। यह मैगजीन 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक अपडेटेड है, तो इसमें जनवरी से लेकर पूरे सितंबर तक प्रश्न इसमें कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। आने वाले यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण यह मैगजीन है। इसके विषय सूची की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या कवर किया गया है, तो आइए इसे देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्न के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र, योजना, परियोजना, रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ, सूचकांक, आयोजन और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब कवर किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो भी इसमें स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहे हैं टॉपिक, ये सभी कवर किए गए हैं। और इसमें स्पेशल उत्तर प्रदेश को अलग से कवर किया गया है, जो पेज नंबर 65 से लेकर 67 तक कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और इसे सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक से इस मैगजीन को शुरू करते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राजनीतिक क्षेत्र को देखेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी वन लाइनर फॉर्म में टू द पॉइंट कवर किए गए हैं। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे इसके प्रश्नों को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो नए जिले गठित किए गए हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आइए इसे देखते हैं। तो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, हुई खादन, कंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरीमिरी, भरतपुर और शक्ति है। इन नए जिलों के साथ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 33 हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल नए जिलों के साथ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हो गए हैं। बात किया जाए इसके पूर्व किस राज्य में नए जिलों के गठन किए गए थे, तो इससे पूर्व आंध्र प्रदेश में नए जिलों के गठन किए गए थे। तो कुल कितने जिलों के गठन किए गए थे यहाँ पे, तो 13 जिलों के गठन किए गए थे। और आंध्र प्रदेश में वर्तमान में इन 13 नए जिलों के साथ कितने जिले हो गए हैं, तो 26 जिले हो गए हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया, तो भारतीय नौसेना के नए ध्वज किससे प्रेरित है, तो छत्रपति शिवाजी से। नए ध्वज का अनावरण किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है, तो भारतीय नौसेना के। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी, तो यह इंदौर के द्वारा की जाएगी। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारा की जाएगी। यह आयोजन कब किया जाएगा, तो जनवरी 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो यह उत्तर प्रदेश में। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फेमिनी आई कार्ड है, तो यह 12 अंकों का है। पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, तो यह शहीद भगत सिंह के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है, तो यह वर्ष 2047 तक। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए, तो 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया, तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता
पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो यह नीतीश कुमार ने ली है। हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मिजोरम ने किए हैं। असम और मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? तो 164.6 किलोमीटर लंबी। देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो जगदीप धनखड़ हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नियुक्त हुए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 कब से लागू हो गया है? तो यह 4 अगस्त 2022 से। यह अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो यह बंदी की शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लेता है। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम बदलने हेतु आदेश जारी किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जारी किया है। आंध्र प्रदेश के द्वारा अपने जिले के नाम परिवर्तित करने का आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदल रहा है? तो यह कोनसीमा जिले का नाम। और आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? तो यह पश्चिम बंगाल ने की है। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 30 हो गई है। किस राज्य ने वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है? तो यह केरल ने की है, जो कुल 61 बैठकें की है। इस सूची में दूसरे स्थान पर बात किया जाए, दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बैठकें ओडिशा ने की है, ओडिशा विधानसभा ने। और इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित .5140 का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम गन हिल है। नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? तो यह ऑपरेशन विजय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश से। नामसाई जिला स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया? तो यह बिहार का किए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? तो यह नई संसद भवन की छत पर। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? तो यह कांस्य धातु से निर्मित है। प्रतिमा की कुल वजन कितनी है? तो 9500 किलोग्राम है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी कुल ऊंचाई 6.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में शुरू की गई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो L नागेश्वर राव के। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इनका नाम, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद नगर का नाम धाराशिव रख दिया गया है। यह 2 शहर किस राज्य में अवस्थित हैं? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह मणिक साहा ने। ध्यान दीजिएगा, बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मणिक साहा ने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट है, प्रशिमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशिमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया? तो यह जम्मू और कश्मीर के लिए। इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह रंजना प्रकाश देसाई की। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। अंतिम प्रशिमन आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 90 है। और इसमें
इसमें से जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जम्मू क्षेत्र में 43 है, वहीं कश्मीर क्षेत्र में 47 हैं। जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 9 किए गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। इन नए जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 है। तो आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले गठित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर की। ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुई थी? तो यह 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2022 तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ था? तो यह 7 चरणों में आयोजित हुआ था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो भगवंत मान बने हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रमोद सावंत। वहीं दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो पुष्कर सिंह धामी ली हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन बने हैं? तो एन बीरेन सिंह बने हैं। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो योगी आदित्यनाथ ने। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह 3 स्थानों की। ये 3 स्थान एवं उनके नाम क्या हैं? तो आइए देखते हैं इसमें। इनके नाम है, होशंगाबाद नगर का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया गया है। वहीं शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर किया गया है। इन स्थानों का नाम बदलकर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह जम्मू और कश्मीर बना है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया? तो शेरा का किया गया है। किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्म नाट्यक्रम के मंच पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने। यह नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा लिखित है। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो यह बहराइच के। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसमें बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी है? तो 95 लाख रुपए हैं। वहीं 2014 में यह 70 लाख रुपए थे। तो ध्यान दीजिएगा, बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च 95 लाख कर दिए गए हैं, जो 2014 में 70 लाख रुपए थे। वहीं छोटे राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च 75 लाख रुपए कर दिए गए हैं, जो वर्ष 2014 में 54 लाख रुपए थे। वहीं बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा की बात किया जा रहा है, विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए किए गए हैं। वहीं 2014 में यह 28 लाख रुपए थे। और छोटे राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात किया जाए, छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च 28 लाख रुपए किए गए हैं, जबकि 2014 में यह 20 लाख रुपए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह दिल्ली विधानसभा द्वारा। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बक्करवाला गांव दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह दिल्ली विधानसभा द्वारा। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में संशोधन करता है। यह प्रस्ताव संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 56 हो जाएगी, जिसमें 46 निर्वाचित और 10 मनोनीत होंगे। नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए जिले बनाए हैं? तो यह सामटोर, तसेमिन्यू,
न्यूलैंड व चुमोकेडिमा, ये 4 नए ज़िले बनाए हैं नागालैंड। इन 4 नए ज़िलों के साथ कुल ज़िलों की संख्या 16 हो गई है। तो नागालैंड में कुल ज़िले 16 हो गई हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह पंजाब ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 21 वर्ष। सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगला है, किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश ने किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो यह भोपाल और इंदौर में। मध्य प्रदेश स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा को अनिवार्य करने वाला राज्य है? तो पंजाब है। 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश रहा तो अफगानिस्तान रहा। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य है? तो मेघालय है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में किनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य जिस सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वह अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य है? तो यह तमिलनाडु है। द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती पर 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा? तो ईबी रामास्वामी पेरियार में। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल ने। आइए अब हम लोग योजना और परियोजना संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? तो पीएम श्री स्कूल्स है। पीएम श्री स्कूल्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की है? तो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की है। श्रेष्ठ योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह लद्दाख के हनले में किया जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो यह चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? तो 8 वर्ष पूर्ण किए हैं। योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया लोगो वासुकी अभियान का संबंध किससे है? तो यह तटीय सफाई अभियान से है। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? तो अर्थगंगा है। पदयात्रियों हेतु अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह अहमदाबाद के गुजरात में किया गया है। अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह साबरमती नदी पर बनाया गया है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जम्मू और कश्मीर है। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो रांची झारखंड से किया गया है।
इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 16,000। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य की बात किया जा रहा है, कौन सा है? तो गोवा है। वहीं पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है तो यह दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव है। और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला की बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। तो भारत का पहला हर घर जिला प्रमाणित कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना है, बुरहानपुर जिला बना है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रत्येक ग्रामीण घर में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह वर्ष 2024 तक। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? तो 500 शहरों में। किस समयावधि तक सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है? तो वर्ष मार्च 2024 तक। तो ध्यान दीजिएगा, सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य मार्च 2024 तक रखा गया है। नमस्ते योजना का संबंध शहरों की मशीनीकृत सफाई से है। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? तो यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का संयुक्त योजना है। नमस्ते का पूर्ण रूप है? तो नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो यह मंडला है, मध्य प्रदेश का मंडला भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना है। इस्माइल का पूर्ण रूप है? तो इस्माइल का पूर्ण रूप है सपोर्ट फॉर मार्गिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज है। इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? तो यह ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों से है। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उप योजना को लॉन्च किया गया है? तो इस्माइल 75 के। यह पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया? तो यह अवसर योजना का किया गया है। अवसर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो 31 दिसंबर 2024 तक। भारत की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा गूगल ने किया है। सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा की गई है। भारत की बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में की जा रही है। इसकी क्षमता 735 मेगावाट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना का किया है, जो केरल में स्थापित है। इस परियोजना की क्षमता 92 मेगावाट हो। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 92 मेगावाट है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो यह कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो यह रामागुंडनम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तेलंगाना में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? तो रामागुंडन फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो तेलंगाना में स्थित है। वहीं दूसरा
दूसरी की बात किया जाए तो दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना तो कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता की बात किया जाए तो 100 मेगावाट है, जो भारत की सबसे बड़ी है। वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता 92 मेगावाट थी, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो जालौन जिले में किया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है? तो यह कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो यह मिशन शक्ति के लिए। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इस मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि क्या है? तो 15वें वित्त आयोग अवधि 2021-22 से 2025-26 तक। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन सी हैं? तो संबल और सामर्थ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? तो समर्थ है। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो यह उत्तराखंड बन गया है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह दिल्ली से गुरुग्राम के बीच। यह एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से। इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें 19 किलोमीटर हरियाणा और 10 किलोमीटर दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। किस संस्थान ने इसकी शुरुआत की है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने की है। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो निपुण का किया गया है। निपुण का पूर्ण रूप है, तो निपुण का पूर्ण रूप निर्माण श्रमिकों के विकास को, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निपुण को MOHUA के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी बिलवड़ीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह गुजरात के दहेज में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह अग्निपथ योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा? तो अग्निवीर कहा जाएगा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। इस ड्रोन नीति का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2020 है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वर्ष 2030 तक। देश की किस मुक्त टेलीमेडिसिन सेवा को ABCDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है? तो ई संजीवनी को। जैव विविधता के संरक्षण व उद्धार के हेतु किसने नवीकरणीय जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो यह NTPC लिमिटेड ने। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम कौन सा है? तो NTPC लिमिटेड है, जो वर्ष 2018 में इसे पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम जारी किया था। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया?
तो राजस्थान के जैसलमेर में। इस संयंत्र की क्षमता कुल 390 मेगावाट है। इस संयंत्र को किसने स्थापित किया? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह घट्टी में हुआ है। घट्टी कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। इसका उद्घाटन भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इफ्को कलोल गुजरात में किया गया है। किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने। भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो दिल्ली मेरठ परियोजना के लिए, जो 82.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो एल्स्टॉम के द्वारा विकसित की गई है। यह सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? तो इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत किया गया है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो 1 अप्रैल 2022 से। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई, जिसका आयोजन किया गया था इंदौर में। कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में। इस उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? तो पल्ली बनी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस योजना को लोक प्रशासन के उत्कृष्टता सेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो यह उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के लिए किया गया है। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा संचालित है। उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? तो नवाचार समान केंद्रीय श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 उड़ान योजना को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी? तो गुजरात में रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के मोरबी में किया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 108 मीटर है, 108 फीट है। प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया? तो हनुमान जी चार धाम। प्रवासी श्रमिकों, नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का किया गया है। इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा बना है। झारखंड का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह आगरा शहर है। नई दिल्ली में स्माइल परियोजना का प्रारंभ किसने किया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई तो बजट 2022-23 में। इस लोक निजी भागीदारी के आधार पर
किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा? तो यह परियोजना केंद्रीय राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना को किन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा? तो यह वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, इन क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो अटल सुरंग को। यह टनल समुद्र तट से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। यह टनल किस दर्रे से गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से गुजरती है। किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गांवों में स्थान प्राप्त किया है? तो तेलंगाना ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की। यह मिशन देश के 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो 416 जिलों में। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई? तो हैदराबाद में की गई है। यह प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दैट इज समता मूर्ति नाम दिया गया है। यह प्रतिमा किससे निर्मित है? तो पंचलोह से, जिसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता का संयोजन है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। वहीं बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ग्रेट बुद्धा की है, जो थाईलैंड में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 302 फीट है। केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से है। किस धाम को तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पुनौरा धाम को, जो बिहार में स्थित है। किस मंत्रालय द्वारा इसे शामिल किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। प्रसाद योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण के साथ नई साझेदारी की है? तो यह सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर दैट इज समृद्धि के लिए यह समझौता की है। नेक्स्ट है, किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में की गई है। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह रिन्यू ग्रीन सॉल्यूशंस के द्वारा की गई है। किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो सेहत योजना की गई है। सेहत योजना का पूरा नाम है सर्वसेजी हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री बांध कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह यमुनानगर हरियाणा में। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ? तो हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसका उद्घाटन किया? तो यह 11 नए मेडिकल कॉलेज और CICT का एक नया परिसर का उद्घाटन किया है। CICT का पूर्ण रूप है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टाय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के कोप्पल में किया गया है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बना है। केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। महाकाली नदी पर पुल का निर्माण कहाँ होगा? तो धारचूला में होगा। महाकाली नदी और किस नाम से जाना जाता है? तो काली और शारदा के नाम से। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया? तो बराक नदी पर। यह किसके बीच यातायात को आसान बनाएगी? तो यह सिल्वर और इम्फाल मणिपुर के बीच बनाएगी। मणिपुर के सिल्वर और इम्फाल के बीच यातायात को आसान बनाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के लिए किस एकल मंच का अनावरण किया है? तो NEAT का किया है। NEAT 3.0 का किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एंड टेक समाधान और कार्य पाठ्यक्रम प्रदान करना है। NEAT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है। वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन दो स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित होगा? तो यह असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के मध्य। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर फर्स्ट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो मंडी हिमाचल प्रदेश में। ये जल विद्युत परियोजना निम्न है, कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरा है लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, तीसरा है धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना और चौथा है सांवरा कुड्डू है। इन 4 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 111 मेगावाट की सांवर कुड्डू परियोजना से प्रति वर्ष कितनी यूनिट बिजली उत्पादन होगी? तो 380 मिलियन से अधिक। वहीं रेणुका जी बांध परियोजना 40 मेगावाट की निर्माण लागत कितनी है? तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। रेणुका जी बांध परियोजना से दिल्ली को कितने क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी? तो प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन। 210 मेगावाट का लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना से प्रति वर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो लगभग 750 मिलियन। 66 मेगावाट की धौला सिद्धि जल विद्युत परियोजना का निर्माण लागत लगभग 680 करोड़ रुपए है। धौला सिद्धि से प्रति कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो प्रति वर्ष 300 मिलियन से अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में की गई है। इस परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा। अगला है 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो 16 अहमदाबाद में रखी हैं। माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिशास्त्री देवी हैं? तो यह कदवा पाटीदार के हैं। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना प्रारंभ की है? तो यह झारखंड ने। सहाय योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। नेक्स्ट है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह परियोजना 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ती है? तो 9 जिलों की कुल 5 नदियों को जोड़ती है, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। इन परियोजनाओं से ये सभी नदियाँ जुड़ती हैं। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रखी है। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ निर्मित की जाएगी? तो शाहजहांपुर में की जाएगी।
गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया? तो 13 दिसंबर 2021 को। लोकार्पण किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? तो लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है, जो इसके पूर्व 3000 वर्ग फीट था। शहरी नदियों के सतत प्रबंध के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने RCA दैट इज रिवर सिटीज अलायंस का सचिवालय स्थित होगा। तो यह राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है। तो यह मध्य प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। तो यह राजस्थान के भादला में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो राजस्थान के भादला में किया गया है। भादला सोलर पार्क विस्तृत है। तो कहाँ पे कितने भादला सोलर पार्क विस्तृत है? तो यह कुल 14,000 एकड़ में विस्तृत है। भादला सोलर पार्क की परिचालन क्षमता कितनी है? तो 2245 की मेगावाट है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और संरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो 25 अक्टूबर 2021 में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन का शुभारंभ वाराणसी में किया था। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थानों में कौन से शामिल हैं? तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ और दूसरा है 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। ये संस्थान PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले संस्थानों में शामिल हुए हैं। अगला है, 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है? तो यह PM गति शक्ति का किया है। PM गति शक्ति जिन 6 स्तंभों पर आधारित है वह है व्यापकता, प्राथमिकता, अधिकतम उपयोग, सामंजस्यीकरण, विश्लेषणात्मक और गतिशीलता। ये 6 स्तंभ पर PM गति शक्ति आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखते हैं PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं। तो कैबिनेट सचिव हैं। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो 100 लाख करोड़ रुपए है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को वर्ष 2024-25 तक 87.2 गीगावाट से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 225 गीगावाट किया गया है। नेक्स्ट है, 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो वर्ष 2025 से 26 तक SBMU की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। तो वर्ष 2025-26 तक। तो अमृत योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है? तो 2025-26 तक। नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन दैट इज अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में किया गया था। अगला है, 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यांतरण के लिए जिन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन और शहरी 2.0 अमृत 2.0 का। तो ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कार्यांतरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 ये 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया है। SBMU 2.0 के तहत सभी सांविधिक नगरों
को न्यूनतम इस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है, तो इसे ODF प्लस के श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है। वहीं SBM 2.0 के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को इस श्रेणी के अंतर्गत लाना है, तो ODF प्लस प्लस श्रेणी के अंतर्गत लाना है। नेक्स्ट है, पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो ध्यान दीजिएगा, मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसकी अवधि क्रियान्वित की गई है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।